ठीक है, तो अब तक जो है हम सुएज क्राइसिस तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि सुएज क्राइसिस क्या था। हालांकि सुएज क्राइसिस एक सेपरेट टॉपिक के तौर पे पढ़ा जाता है, लेकिन चूंकि उसमें इजराइल इन्वॉल्व था और ऐसा माना जाता है कि इजराइल वो दूसरा युद्ध था जो इजराइल आज़ादी के बाद लड़ा। मतलब 1948 के बाद इजराइल फर्स्ट अरब इजरायली वॉर लड़ा। 1948 में जब आज़ाद हुआ इमीडिएटली अरब नेशंस के साथ इजिप्ट, जॉर्डन, फिर तुम्हारा जा कर के लेबनन, ठीक है, सीरिया, इराक, तो ये 5 नेशंस के साथ अकेले जो है लड़ा फर्स्ट अरब इजरायली वार। और दूसरा वो जो युद्ध लड़ा वो था सुएज़ क्राइसिस के वक्त में। ठीक है, तो सुएज़ क्राइसिस को अलग से भी पढ़ा जा सकता है और सुएज़ क्राइसिस को इस एंगल से भी देखा जा सकता है, क्योंकि अगर पूछा जाए कि दूसरा युद्ध कौन सा था जो इजराइल लड़ा, तो आंसर होगा सुएज़ क्राइसिस। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कोल्ड एंगल का क्या, कोल्ड वार का क्या एंगल है कि भाई इजराइल को जो है, इजराइल को पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा था यूएस की तरफ से। ठीक है, और इसको जो इजिप्ट जो था इसको सपोर्ट मिल रहा था तुम्हारे जा कर के यूएसएसआर की तरफ से। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या था, देखो यूएसएसआर में कम्युनिज़म था। ठीक है, कम्युनिज़म क्या है? कम्युनिज़म एक आइडिया है, ठीक है, जो कि ये कहता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो भी चीज़ें होनी चाहिए जो कमाई का सोर्स है, रेवेन्यू का सोर्स है, वो लैंड हो जाए, फैक्ट्री हो जाए, लेबर हो जाए, वो सरकार का होना चाहिए। ठीक है, ताकि सरकार जो है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर कर सके। ठीक है, कि भाई उसका बेनिफिट हर किसी को मिले, ये चीज़ सरकार इंश्योर कर सके, ये कम्युनिज़म कहता है। ठीक है, और इजिप्ट क्या कर रहा था, इजिप्ट भी सुएज़ कनाल को नेशनलाइज कर रहा था, मतलब कि उसको प्राइवेट से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना रहा था, है कि नहीं। तो इजिप्ट भी जो है लगभग कम्युनिज़म वाले आइडिया पे चल रहा था, इसीलिए उसको यूएसएसआर का समर्थन था, है ना। कोल्ड वार क्या था, कोल्ड वार जो है 2 बड़े सुपर पावर अपनी अपनी आइडियोलॉजी को जो है परस्यू कर रहे थे। एक कैपिटलिज्म को परस्यू कर रहा था और एक कम्युनिज़म को परस्यू कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब अलग से पढ़ो या इसके साथ पढ़ो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं 6 डे वॉर में। 6 डे वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्टेक्स्ट में जो है 6 डे वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 6 डे वॉर 1967 क्या था कि बेसिकली 6 डे वॉर में जो पहला इनिशिएटिव था वो इजराइल ने लिया था, पहला स्ट्राइक इजराइल ने किया था। अब पूरा बैकग्राउंड समझते हैं क्या। देखो सबसे पहले देखो कि 6 डे वॉर ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली हो गया, ठीक है, रातों रात ये वॉर हो गया, नहीं। 6 डे वॉर जो है वो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में दशकों से आ रहे जो वो पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थी, दशकों से आ रहा है। दशकों से मतलब कि ऐसा नहीं है कि इजराइल और पैलेस्टीन की समस्या 1948 से शुरू हुई, नहीं। पता होना चाहिए कि जब बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में अंग्रेज़ों ने दिया था और जब जूस वहाँ पे बसना चालू किए, टेंशन्स तब से ही एस्केलेट करना चालू हो गया था। ठीक है, और उसके बाद ये टेंशन्स जब 1948 में ये टेंशन्स एकदम बड़ा हो गया और एक तरीके से वॉर का रूप ले लिया और उसको हम फर्स्ट अरब इजरायली वॉर के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो 6 डे वॉर, इसके बाद हम 1967, इसके बाद हम योम किपुर वॉर पढ़ेंगे जिसको कि सेकेंड अरब इजरायली वॉर भी कहा जाता है 1973 का। तो ये सब जो वॉर हम पढ़ रहे हैं, 6 डे वॉर या योम किपुर वॉर, ये इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो बहुत पुरानी दुश्मनी है, जो बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, उसका ही कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, उसका ही कॉन्सिक्वेंस है, उसका ही परिणाम है। तो 6 डे वॉर यही चीज़ है, याद रखना। 6 डे वॉर जो है एक कॉन्सिक्वेंस है several decades of political tension and military conflict between Israel and the Arab states। ठीक है, अब इस वॉर को कब लड़ा गया था? इस वॉर को समर में लड़ा गया था, जून में लड़ा गया था, जून 1967। ठीक है, जून 1967 हुआ यूँ कि 5 जून की सुबह, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जून 1967 की सुबह इजराइल जो है 3 देशों के, यहाँ पे 3 देश इन्वॉल्व है। कौन कौन से देश इन्वॉल्व है याद रखना? इजिप्ट इन्वॉल्व है, जॉर्डन इन्वॉल्व है और सीरिया इन्वॉल्व है। ठीक है, याद रखना। इजिप्ट, फिर से देखो मैप है, ये देखो ये मैप है, इधर में इजिप्ट है, मतलब ये भी तो इजिप्ट ही है, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का, तो ये इजिप्ट हो गया। ठीक है, देखो ये वाला इजिप्ट हो गया, इधर जॉर्डन हो गया, इधर तुम्हारे जाके सीरिया हो गया और इधर लेबनान हो गया। तो लेबनान इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन तुम्हारा ये सीरिया, उसके बाद इधर जॉर्डन और उसके बाद ये वाला इजिप्ट। ठीक है, तो 6 डे वॉर में कौन इन्वॉल्व था? सबसे पहले याद रखो कि 6 डे वॉर किसके वर्सेस किसके हुआ था। तो 6 डे वॉर में एक तरफ इजराइल था और एक तरफ इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन था। एक तरफ इजराइल था, एक तरफ इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन था। कॉपी में लिख लो कि
मैं बोलता जाऊंगा जो जो लिखना है, ठीक है। 6 डे वॉर 1967 किसके किसके बीच था? इजराइल और इधर में 3 अरब देश, ये लिखना, ठीक है। इजराइल और इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, ठीक है, ये लिखना। ये वॉर सबसे पहले किसने स्ट्राइक करा? तो याद रखना 5 जून 1967 की सुबह, कॉपी में लिखो 5 जून 1967 की सुबह एयर स्ट्राइक किया किसने? एयर स्ट्राइक किया इजराइल ने। किसके ऊपर? इन तीन देशों के ऊपर एक साथ एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दिया, ठीक है। ये 2 चीज़ अभी कॉपी में लिखो। अब समझो, देखो हुआ ये कि इजिप्ट जो है, ठीक है, इजिप्ट जो है वो बेसिकली यहाँ पे इजिप्ट दोषी है, मेन जो है इजिप्ट दोषी है, ठीक है, इजिप्ट दोषी है। इजिप्ट जो है कुछ हरकतें कर रहा था सिनाई पेनिनसुला वाले इलाके में, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला वाले इलाके में। देखो क्या चल रहा था वो समझो। इजिप्ट ने क्या किया, हमें पता होना चाहिए कि 1956 में जब सुएज़ क्राइसिस हुआ था, तो जब ब्रिटेन, फ्रांस और तुम्हारा इजराइल जब इसमें अगेंस्ट इजिप्ट आ गए थे, तो फिर अल्टीमेटली हुआ ये था कि यूनाइटेड नेशन ने अपने फोर्सेस लगा दिए थे। यूनाइटेड नेशन एमरजेंसी फोर्स कह लो या उसको यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भी कहते हैं। तो ये जो 6 डे वॉर है ये तुम्हारा कहीं ना कहीं सुएज़ क्राइसिस से भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो सिनाई पेनिनसुला वाला इलाका था, यहाँ पे ये जो सिनाई पेनिनसुला वाला इलाका है, इसमें जो है यूनाइटेड नेशन के फोर्सेस थे। लेकिन इजिप्ट ने क्या किया, उस यूनाइटेड नेशन फोर्सेस को वहाँ से हटा करके अपना मिलिट्री बिल्डअप बॉर्डर एरिया में करना चालू कर दिया, ठीक है। तो अगर बॉर्डर एरिया में कोई बहुत सारा मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है तो वो एक तरीके से एग्रेशन का जो है सिंबल है, ठीक है, कि हम कभी भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये किया कि इजिप्ट ने यहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप करना जो है चालू कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहला तो इसने वो कांड किया, ठीक है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कांड था, ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कांड था, जो कि एक तरीके से इमीडिएट फैक्टर माना जाता है, ठीक है। ऐसे तो 6 डे वॉर जो है वो दशकों की दुश्मनी का रिजल्ट था, लेकिन जो इमीडिएट फैक्टर है, जो एक्सक्यूज़ है वॉर का, जो प्रोवोकेटिव फैक्टर है, वो ये था कि इजिप्ट ने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ तिरान, थोड़ा मैप में देखो, ये वाला स्ट्रेट ऑफ तिरान है, इसको स्ट्रेट ऑफ तिरान कहते हैं। मैप में देख लो स्ट्रेट ऑफ तिरान कहाँ पे है, ठीक है। इजिप्ट ने स्ट्रेट ऑफ तिरान को इजराइल के लिए ब्लॉक कर दिया। इजिप्ट ने स्ट्रेट ऑफ तिरान को इजराइल के लिए ब्लॉक कर दिया। ये एक इमीडिएट फैक्टर माना जाता है 6 डे वॉर 1967 का। कॉपी में लिख लो, 2 चीज़ें लिखना। पहला ये लिखना कि इजिप्ट ने बॉर्डर एरिया में, सिनाई पेनिनसुला में बॉर्डर एरिया में इजराइल के अगेंस्ट मिलिट्री बिल्डअप करना चालू किया, पहला। दूसरा लिखना, और ब्रैकेट में इस दूसरे वाले को प्रोवोकेटिव फैक्टर लिख देना या इमीडिएट फैक्टर लिख देना। वो ये है कि इजिप्ट ने स्ट्रेट ऑफ तिरान, और मैप में देख लो, एक रफ मैप ड्रॉ कर लो, ठीक है। रफ मैप कैसे ड्रॉ करोगी, ये वाला तुम्हारा सिनाई पेनिनसुला हो गया, फिर ऐसे ड्रॉ करो, ये वाला तुम्हारा इजिप्ट हो गया, ये वाला इजिप्ट का बॉर्डर है, ठीक है। और तुम्हारे यहाँ पे जो है स्ट्रेट ऑफ तिरान है ना, ऐसे करके देख लो, ठीक है। तो जो इमीडिएट फैक्टर ये था कि स्ट्रेट ऑफ तिरान को इजराइल के लिए ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। इससे होता क्या, इससे होता ये कि इजराइल जो है, इजराइल देखो, इजराइल सीधा तो इधर सिनाई पेनिनसुला यूज़ नहीं कर सकता था, ठीक है। और इजराइल को अगर यूरोप जाना होता, या इजराइल को अगर और भी देश जाने, अफ्रीका में और देश जाना होता, तो कैसे जाता। देखो इजराइल जो है यहाँ से गल्फ़ ऑफ अकाबा, देखो गल्फ़ ऑफ अकाबा कहाँ पे, याद रखना, गल्फ़ ऑफ अकाबा जो है इसके साथ जॉर्डन आ जाता है, जॉर्डन का बॉर्डर शेयर होता है। तो देखो अगर हम इधर बात कर ले तो गल्फ़ ऑफ अकाबा किधर है, देखो इधर सऊदी अरबिया है, ठीक है, इसके इधर जॉर्डन है, नॉर्थ में एकदम इजराइल है, और तुम्हारा वेस्ट में जो है इजिप्ट है, ठीक है। तो गल्फ़ ऑफ अकाबा भी याद रखना, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि देखो सिनाई पेनिनसुला जो ये है ना, तो ये इधर वाला पार्ट होता है गल्फ़ ऑफ अकाबा, और इधर वाला पार्ट होता है तुम्हारा गल्फ़ ऑफ सुएज़, ठीक है, गल्फ़ ऑफ सुएज़, ठीक है। और फिर ये तुम्हारा गल्फ़ ऑफ सुएज़, ये तुम्हारा गल्फ़ ऑफ अकाबा, और फिर ये वाला जो होता है, ये वाला है रेड सी, ठीक है, रेड सी, समझ में आ रहा है। तो अब चूँकि इजिप्ट ने स्ट्रेट ऑफ तिरान को ब्लॉक कर दिया, तो इजराइल के लिए रेड सी जो है वो ब्लॉक हो गया। मतलब अब इजराइल जो है वो रेड सी तक कैसे पहुँचेगा, इजराइल को तो रूट ये था, इजराइल ऐसे आता था, ठीक है, तिरान होके इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ तिरान से होकर रेड सी में आता था, और रेड सी में फिर जो है इस तरीके से सुएज़ कैनल हो करके मेडिटेरेनियन सी में जाता था, और फिर वहाँ से यूरोप कंट्रीज़ जो है वो ट्रेड होता था,
ठीक है। लेकिन प्रोवोकेटिव फैक्टर ये है कि इजिप्ट ने स्ट्रेट ऑफ तिरान को ब्लॉक कर दिया इसराइल के लिए, जिसको प्रोवोकेटिव फैक्टर माना जाता है। और उसके बाद इसराइल को ऐसा लगने लगा कि इजिप्ट जो है वो इसराइल के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है, और इजिप्ट जो है वो फर्दर जो बाकी जो अरब नेशन है जैसे कि जॉर्डन, सीरिया, इनके साथ एक अलाइंस बना के, इनके साथ गठबंधन करके मेरे ऊपर जो है एक जॉइंट स्ट्राइक करने वाला है, ऐसा इसराइल को महसूस हुआ। और शायद सही महसूस हुआ। इजिप्ट शायद ऐसा ही करने वाला हो सकता था। तो इसराइल ने सोचा कि वो हमें स्ट्राइक करे, इसके पहले हम ही स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है। तो 5 जून 1967 की सुबह, याद रखो, कॉपी में डेट लिख लेना, 5 जून 1967 की सुबह, ठीक है, इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया। याद रखो, एयर स्ट्राइक लिख लेना कॉपी में, एयर स्ट्राइक किया। किन देशों में? इन तीनों देशों में, इजिप्ट में, जॉर्डन में, और तुम्हारा जाकर के सीरिया में। इसके ऊपर यहाँ पे सीरिया है ना, तो सीरिया पे लॉन्च किया और तीनों के एयर बेसेस को तबाह करके रख दिया, ठीक है। अचानक से जो है प्लेन्स उड़ना स्टार्ट हुए, जेट प्लेन्स उड़ना स्टार्ट हुए, और तीनों के एयर बेस को एक तरीके से तबाह कर दिया। और एयर बेस को तबाह कर दिया तो एयर सुपीरियॉरिटी जो है मिल गई। अब इसराइल इतना तो श्योर था कि भाई एयर स्ट्राइक तो करने के अब वो लोग हाल में नहीं है, क्योंकि उनके एयर बेस को जो है एकदम पूरा से पूरा ये कर दिया, ठीक है, तबाह करके रख दिया। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो इसको प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं, मतलब इसराइल ने जो है पहले स्ट्राइक किया और तीनों के एयर बेसेस को तबाह कर दिया, ये समझ में आ गया। और उसके बाद फिर ग्राउंड ऑफेंसिव, मतलब एक बार एयर स्ट्राइक कर दिया, अब नीचे से जो है ज़मीनी लड़ाई लड़ना चालू किया, ठीक है। और इसराइल इस मतलब कि 6 दिनों में, ठीक है, इसराइल के इस अटैम्प्ट ने इसराइल ने महज 6 दिनों में, मतलब 5 जून को ये खेला चालू हुआ और 10-11 जून तक जो है 6 दिनों में इन तीनों देशों को निपटा दिया, ठीक है। इन तीनों देशों को निपटा दिया। तीनों देशों को निपटा दिया का मतलब क्या है कि इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला छीन लिया, याद रखना। अब ये कॉपी में लिखना स्टार्ट करो कि 6 डे वॉर का रिजल्ट क्या था। 6 डे वॉर में इसराइल एक क्लियर विक्टर था, ठीक है, एकदम से जो है विजेता था बिना कोई डाउट के, वो लिख लो, ठीक है। इसराइल इमर्ज्ड विक्टोरियस, ठीक है। उसके बाद और क्या हुआ, तो इसराइल ने जो है इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला छीन लिया, लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा जा कर के जॉर्डन का, ठीक है, एक तरीके से ये जो वेस्ट बैंक हम देख रहे हैं, वेस्ट बैंक को एक्वायर कर लिया, छीन लिया। ये गाजा स्ट्रिप को छीन लिया, याद रखो, क्या कर लिया, वेस्ट बैंक को छीन लिया, गाजा स्ट्रिप को छीन लिया, और तुम्हारा जा कर के सीरिया का गोलन हाइट छीन लिया। किससे क्या क्या टेरिटरी एक्वायर किया, याद रखो, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो इस वाले मैप पे देखो, ये इसराइल है, ये है गोलन हाइट को सीरिया का गोलन हाइट एक्वायर कर लिया। लिखो 6 डे वॉर 1967 कब लॉन्च हुआ, सबसे पहले स्ट्राइक किसने किया, वो एयर स्ट्राइक था, वो लिखो, ठीक है। कौन से डेट को ये शुरू किया गया था, कौन से देश इनमें इन्वॉल्व थे, और परिणाम स्वरूप इसराइल चूँकि विजेता हुआ तो इसराइल ने जो है किन किन देशों का क्या क्या टेरिटरी जो है छीना, वो लिखो, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो अब समझो, अब हुआ ये, अब समझते हैं कि कॉन्सिक्वेंस के परिणाम स्वरूप जो है, पहला तो जो अरब नेशन थे वो एकदम से डिप्रेशन में चले गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। मतलब कि 6 दिनों में 3 देशों को निपटा दिया। अरब नेशन जो है वो एकदम से डिप्रेशन में चले गए, यहाँ तक कि इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट था अब्देल नासिर, जिसने सुएज़ कैनाल को जो है नेशनलाइज़ किया था, अब्देल नासिर जो है वो चला गया रिज़ाइन करने के लिए। चला गया। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस समझो, वो रिज़ाइन करने के लिए चला गया। लेकिन चूंकि उसको वहाँ के लोगों का समर्थन था, सुएज़ क्राइसिस में वो एक हीरो बन गया था, वहाँ के लोगों का उसको समर्थन था, तो फिर वो पावर में बना रहा, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा जो तुमको कॉपी में लिखना है कि अरब नेशंस ने कसम खाई, ठीक है, कसम खाई। उस कसम को कहते हैं खरतूम रिजोल्यूशन, उसको कहते हैं खरतूम रिजोल्यूशन जरूर लिखना। ये अरब नेशंस ने खरतूम में जाकर, खरतूम कहाँ है, सूडान की राजधानी खरतूम है, लिख लो, सूडान की राजधानी खरतूम है। अरब नेशन ने सूडान की राजधानी खरतूम में जाकर के एक कसम खाया, एक रिजोल्यूशन पास किया। क्या रिजोल्यूशन था कि हम जो है इसराइल के साथ नो पीस, नो रिकग्निशन, नो नेगोशिएशन, ठीक है, नो पीस, नो रिकग्निशन, नो नेगोशिएशन वाला जो है साइन किया इन तीनों देशों ने मिल करके, ठीक है। तो पहला तो ये, और दूसरा इतना इजीली जो है इसराइल जो है जीत गया था। तो इसराइल के जो आर्मी है वहाँ की, उनके आर्मी को इजरायली डिफेंस फोर्सेस कहते हैं, IDF। ये ओवर कॉन्फिडेंस में जो है पूरा था कि मैं तो हरा दिया तीनों देशों को एक साथ।
हालांकि बाद में चल के योम किपुर वॉर में यही चीज़, इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनके लिए डिसास्ट्रस साबित होने वाला है। 1973 का वॉर अभी करेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, इज़राइल ने कौन कौन से इलाके एक्वायर किए वो हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन बाद में याद रखना, बाद में ये चीज़ पढ़ना कि 1978-79 में इजिप्ट ने इज़राइल के साथ शांति समझौता किया। समझ आ रहा है? 1978-79 में, अभी आगे पढ़ेंगे, 1978-79 में इजिप्ट ने जो है इज़राइल के साथ शांति समझौता किया। और कॉपी में लिख लो कि इजिप्ट जो है पहला अरब देश बना जिसने इज़राइल के साथ शांति समझौता किया। इजिप्ट ने पहला अरब देश था जिसने इज़राइल के साथ शांति समझौता किया, इज़राइल को रिकॉग्निशन दिया। परिणाम स्वरूप इज़राइल ने जो इजिप्ट के इलाके छीने थे, जैसे कि सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप, ठीक है, वो वापस कर दिए, ठीक है, वापस कर दिए का मतलब ये है कि ये जो सिनाई पेनिनसुला था वो उसको 1982 में रिटर्न कर दिया, ठीक है। और गाजा स्ट्रिप से अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया 2005 में। गाजा स्ट्रिप कौन सा है? देखो ये वाला गाजा स्ट्रिप से अपने फोर्सेस को जो है विड्रॉ कर लिया 2005 में। हालांकि ये गाजा स्ट्रिप जो है वो तुम समझो कि इसका पैलेस्टीनियन का है, ठीक है, पैलेस्टीनियन का माना जाता है गाजा स्ट्रिप, ठीक है। गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक, ये ऐसा जगह है जहाँ पे पैलेस्टीनियंस की जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ लिख लेना कि कौन सा अरब देश था जिसने सबसे पहले जो है इज़राइल के साथ शांति समझौता किया और कब किया, और उसके बाद जो है सिनाई पेनिनसुला लौटा दिया इज़राइल ने। हालांकि ये चीज़ हम लोग बाद में भी फिर से पढ़ेंगे, जब 1978-79 वाले दौर में जाएंगे तो फिर से ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब थोड़ा गोलन हाइट देखो ये गोलन हाइट है, ठीक है, गोलन हाइट है। अब थोड़ा गोलन हाइट की ज्योग्राफी को समझो, ठीक है। देखो गोलन हाइट के साथ लगता है सी ऑफ गैलीली, ये भी चीज़ याद रखना, पूछा जा सकता है। सी ऑफ गैलीली जो है वो गोलन हाइट के साथ जुड़ता है, ठीक है। अब गोलन हाइट के बारे में समझते हैं। देखो गोलन हाइट क्या है? गोलन हाइट एक पठार है। पठार का मतलब एक ऊंचा उठा हुआ इलाका है, ठीक है। ज़मीनी से देखो ये ज़मीन है तो इस तरीके से ये उठा हुआ इलाका है, समझ में आ रहा है? उठा हुआ इलाका है। तो गोलन हाइट जो है एक रॉकी प्लेटू है, मतलब एक उठा हुआ इलाका है, ठीक है, समझ में आ रहा है? और कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इज़राइल और सीरिया के बीच में सिचुएटेड है, समझ में आ रहा है? इज़राइल और सीरिया के बीच में, हालांकि सीरिया का हुआ करता था, ठीक है, समझो पहले ध्यान से। गोलन हाइट जो है ये क्या है? गोलन हाइट जो है एक पठारी इलाका है, ठीक है। इज़राइल ने गोलन हाइट को एक्वायर किया था 1967 सिक्स डे वॉर के परिणाम स्वरूप, है ना। गोलन हाइट सीरिया से, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जॉर्डन से उसका वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, और इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। अब समझो सीरिया ने, तो क्या सीरिया ने कोशिश करी गोलन हाइट को एक्वायर करने की? बिल्कुल करी, सीरिया ने बिल्कुल करी गोलन हाइट को एक्वायर करने की, सेकेंड अरब इजरायली वॉर के रूप में। सेकेंड अरब इजरायली वॉर 1973 में हुआ था, उसे योम किपुर वॉर के नाम से भी जानते हैं, उस चीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन इस अटेम्प्ट में सीरिया फेल रहा, ठीक है, सीरिया फेल रहा, समझ में आया? और 1981 में याद रखना, 1982 में तो इज़राइल ने इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला लौटा दिया, लेकिन उसके एक साल पहले 1981 में इज़राइल ने इतना तो क्लियर कर दिया कि भाई हम गोलन हाइट तो नहीं देने वाला है, गोलन हाइट और ईस्ट जेरूसलम हम नहीं देने वाले हैं। देखो मैंने तुमको क्या बोला था कि वेस्ट बैंक को एक्वायर कर लिया था, है ना। वेस्ट बैंक में ही यहाँ पे जेरूसलम होता है, तो जेरूसलम का एक पोर्शन हो गया ईस्ट जेरूसलम, सॉरी तुम्हारा वेस्ट जेरूसलम, और एक पोर्शन हो गया ईस्ट जेरूसलम, समझ में आ रहा है? एक पोर्शन हो गया ईस्ट जेरूसलम। तो इज़राइल ने कहा कि भाई ऐसा है, हम गोलन हाइट तो देंगे नहीं, और वेस्ट जेरूसलम भी नहीं देंगे। यहाँ पे ईस्ट नहीं होगा, ये वेस्ट होगा बेसिकली, और वेस्ट जेरूसलम भी नहीं देंगे, ठीक है। अब गोलन हाइट नहीं देने के पीछे कारण था, इज़राइल का अपना कारण था। तुम बस इतना याद रखो कि गोलन हाइट कहाँ पे है, ठीक है। और 6 वॉर में एक्वायर किया था, इसको कॉपी में लिखो, बाकी कॉन्सेप्ट को समझो कि गोलन हाइट इज़राइल क्यों नहीं देना चाहता था। वो कारण ये था कि एक तो गोलन हाइट ऊपर एक पठारी इलाका था, पहाड़ी क्षेत्र था। अब पहाड़ी क्षेत्र से वहाँ से जो है इज़राइल अपनी आर्मी को तैनात करके सीरियन मूवमेंट को देख सकता था।
जैसे कारगिल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। कारगिल में एक बार जो है कोई चढ़ जाए तो नीचे कौन देश क्या कर रहा है, कारगिल के इस पार उस पार आराम से देखा जा सकता है। तो उसी तरीके से गोलन हाइट के ऊपर अगर कोई चढ़ जाए तो सीरिया क्या कर रहा है, उसकी आर्मी क्या कर रही है, उस पर आराम से नज़र रख सकता है। तो गोलन हाइट बेसिकली वहाँ पे इजराइल जो है अपनी आर्मी को तैनात करके सीरियन मूवमेंट पे नज़र रख सकता था, पहला। और दूसरा, गोलन हाइट एक नेचुरल बफर के तौर पे काम करता है। मतलब कि अगर सीरिया को इजराइल में अटैक कर रहा है तो उसको गोलन हाइट होते हुए अटैक करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो एक नेचुरल बफर, एक नेचुरल प्रोटेक्शन के तौर पे काम करता है, ठीक है, गोलन हाइट। तो गोलन हाइट स्ट्रैटेजिकली इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके साथ साथ गोलन हाइट की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी है। तो वहाँ पे जो है गाय, बकरी, भैंस वो सब चराया जा सकता है, ठीक है, मतलब कैटल को रेज़ किया जा सकता है, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब समझो क्या, अब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्या है, क्या यूरोपियन यूनियन, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये माना जाता है कि गोलन हाइट इजराइल का है। क्योंकि 1981 में इजराइल ने तो अनाउंस कर दिया कि गोलन हाइट अब हमारा है, लेकिन क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को मानती है? तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में लगभग कोई नहीं मानता इस चीज़ को, ठीक है। यूरोपियन यूनियन भी नहीं मानता। इजिप्ट जो कि 1979 में इजराइल के साथ शांति समझौता कर लिया, वो भी जो है गोलन हाइट को इजराइल का पार्ट नहीं मानता। इनफैक्ट इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया भी गोलन हाइट को इजराइल का हिस्सा रिकॉग्नाइज नहीं करता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस पूरे लेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट था, यहाँ तक इंपॉर्टेंट था 6 डे वॉर कब लॉन्च हुआ, कौन कौन से देश इन्वॉल्व थे, कॉन्सिक्वेंस क्या था, ठीक है। गोलन हाइट की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि गोलन हाइट कहाँ पे है, ठीक है। इजराइल ने कौन कौन से टेरिटरी एक्वायर किए, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ तिरान क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं योम किपुर वॉर में। योम किपुर वॉर, तो अभी तक हमने कितने वॉर देखे? एक तो हमने देखा फर्स्ट अरब इजरायली वॉर 1948 का, उसके बाद देखा सुएज क्राइसिस 1956 का, उसके बाद देखा 6 डे वॉर 1967 का। अब हम आते हैं योम किपुर वॉर, जिसको कि सेकेंड अरब इजरायली वॉर भी कहते हैं, 1973 का, ठीक है, 1973 का। देखो, जैसे 6 डे वॉर में सबसे पहला स्ट्राइक इजराइल ने किया था, इसी तरीके से योम किपुर वॉर में सबसे पहला स्ट्राइक जो है वो अरब नेशंस करने वाले हैं। समझ में आ रहा है, अरब नेशंस करने वाले हैं, ठीक है, अरब नेशंस करने वाले हैं, ठीक है। तो कौन कौन से देश जो है इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं? तो देखो, इन्वॉल्व इसमें प्राइमरीली 2 देश होने वाले, क्योंकि इन 2 देशों का ही नुकसान हुआ था ना, है ना। इजिप्ट से क्या छीना गया था? इजिप्ट से छीना गया था सिनाई पेनिनसुला, और सीरिया से छीना गया था गोलन हाइट। 2 बहुत ही स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट टेरिटरी जो है वो इजराइल ने छीन लिया दोनों देशों से। इजिप्ट के लिए सिनाई पेनिनसुला बहुत ही स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट था, सीरिया के लिए गोलन हाइट बहुत ही स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट था, और इन दोनों को ही इजराइल ने छीन लिया। तो इसीलिए योम किपुर वॉर में ये 2 देश इन्वॉल्व है। कौन? इजिप्ट और सीरिया। याद रखना, इसमें जॉर्डन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें जॉर्डन इन्वॉल्व नहीं है। अब बोलोगे क्यों नहीं जॉर्डन इन्वॉल्व है, वहाँ तो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप था। तो देखो, वो जॉर्डन डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से, ठीक है, डिप्लोमेसी के माध्यम से, ठीक है। तो योम किपुर वॉर में 2 देश इन्वॉल्व है, याद रखना। लेकिन इसके पहले अभी हमने जो पढ़ा 6 डे वॉर में 3 देश इन्वॉल्व थे, जॉर्डन भी था, इजिप्ट भी था, सीरिया भी था, ठीक है। उसके पहले जो हमने फर्स्ट अरब इजरायली वॉर पढ़ा था उसमें 5 देश इन्वॉल्व थे, है ना। तो अब समझो योम किपुर वॉर में इजिप्ट और सीरिया इन्वॉल्व था, ठीक है। अब इजिप्ट के प्रेसिडेंट बदल चुके हैं, अब इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो है नासिर नहीं है अब, ठीक है, गमेल अब्दुल नासिर नहीं है। अब कौन है? अब है अनवर सादत। अब नया इजिप्ट का प्रेसिडेंट आ गया है, अनवर सादत। तो इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर के एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च किया, मतलब एक साथ अटैक लॉन्च किया। इजिप्ट ने सिनाई पेनिनसुला में अटैक लॉन्च किया और सीरिया ने गोलन हाइट में इसको लॉन्च किया, गोलन हाइट में अटैक लॉन्च किया, ठीक है। गोलन हाइट में मतलब इजराइल के नॉर्थ में गोलन हाइट है, साउथ में सिनाई पेनिनसुला है। मतलब एक अटैक नॉर्थ से हुआ, एक अटैक साउथ से हुआ। इतना क्लियर है। अब कैसे अटैक किया? देखो, इस अटैक को इन लोगों ने 6 अक्टूबर, याद रखो 6 अक्टूबर को किया, 6 अक्टूबर 1973। अब 6 अक्टूबर 1973 को क्या स्पेशल था? स्पेशल ये था, ये जो 6 अक्टूबर है ना, ये मुसलमान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहूदियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहूदियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 6 अक्टूबर जो है वो मुसलमानों के लिए रामदान होता है, ठीक है। रामदान का दिन होता है या रामदान का महीना होता है, जो समझ लो। और ये इजरायली यहूदियों के लिए इसको योम किपुर कहा जाता है। इस दिन को यहूदी जो है योम किपुर कहते हैं। मतलब कि ये दिन जो है 6 अक्टूबर वो यहूदी के लिए भी एक पवित्र दिन है, ठीक है, और मुसलमानों के लिए भी एक पवित्र दिन है। मुसलमानों के लिए रामदान, मतलब अरब के लिए रामदान, ठीक है, या रमज़ान जो भी कह लो। और उसके बाद जो है यहूदियों के लिए
तुम्हारा योम किपुर। तो यहूदी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रमज़ान के दिन में या रमज़ान के महीने में कोई अटैक होने वाला है या कोई अटैक होगा, ठीक है। ये यहूदी जो है बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ यहूदियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, मुसलमानों के लिए भी पवित्र दिन था, तो यहूदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। और इन दोनों ने मिलके, इजिप्ट और सीरिया ने मिलके इसी चीज़ को जो है एक फ़ायदा बना करके इसी दिन 6 अक्टूबर को बुड़ुम बड़ाम मार दिया, ठीक है, अटैक करना चालू किया। समझ में आ रहा है? तो अब समझते हैं कि योम किपुर वॉर का देखो अटैक क्यों हुआ, योम किपुर वॉर जो ऐसा क्यों था। देखो, जब 6 डे वॉर ख़त्म हुआ, 6 डे वॉर 1967 ख़त्म हुआ, उसके बाद इज़राइल ने टेरिटरी एक्वायर कर ली है, इन लोगों से छीन लिया कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज। लेकिन यूनाइटेड नेशन के हिसाब से अगर तुम वॉर के माध्यम से किसी की टेरिटरी छीनते हो, चाहे भले ही वो वॉर सेल्फ डिफेंस में क्यों ना हो, ध्यान समझना, भले ही वो वॉर सेल्फ डिफेंस में क्यों ना हो, अगर वॉर के माध्यम से कोई टेरिटरी छीनी जाती है तो यूनाइटेड नेशन उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है, जो तुम छीने हो वो वापस कर दो। इज़राइल ने कहा हम तो नहीं करेंगे। अब इज़राइल ने कहा हम नहीं करेंगे, तो वॉर, यही कारण था वॉर छेड़ने का, ठीक है। इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला लेना था, सीरिया को गोलन हाइट लेना था। इन दोनों ने 6 अक्टूबर को, चूँकि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग होते हैं वो छुट्टी में होते हैं, वो अपने घर गए हुए होते हैं फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, तो इन लोगों ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। समझ आया? उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। देखो, टाइमिंग लिख दिया हूँ, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे वो लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें भी यूएस और सोवियत यूनियन जो है इन्वॉल्व थे। यूएस ऑफ कोर्स इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, और सोवियत यूनियन बाकी लोगों को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो कोल्ड वॉर देखो इसमें भी आ जाता है कि नहीं। अब देखो क्या है, इसमें सक्सेस किसको मिला। देखो, इसमें सक्सेस जो है बेसिकली अगर कहा जाए तो सक्सेस किसी को नहीं मिला, ठीक है, ना इजराइल को मिला ना बाकी 2 देशों को मिला, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीरिया को गोलन हाइट मिल गया और इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला मिल गया, नहीं, ठीक है। कैजुअलिटीज़ दोनों साइड में बहुत ज़्यादा हुई, कैजुअलिटीज़ दोनों साइड में, इजराइल के भी बहुत लोग मरे और इधर में अपोजिशन पार्टी के भी बहुत लोग मरे, ठीक है, कैजुअलिटीज़ बहुत थी। विक्टोरियस कौन था कहा जाए तो कोई नहीं था। और अगर ये कहा मजबूर अगर मुझे कहे कि नहीं बताओ कौन जीता, तो अगर कौन जीता की कैटेगरी में अगर रखना है तो इजराइल ही जीता, ठीक है, इजराइल ही जीता, क्योंकि इजराइल ने इजिप्ट और सीरिया के ये जो छीने गए लैंड थे उसको वापस किया नहीं, ठीक है। इतने कैजुअलिटीज़ के बाद भी, इतने वॉर के मतलब इतना लड़ाई के बाद भी वापस नहीं किया, तो जीता कौन? जीता इजराइल ही जीता, ठीक है। लेकिन कैजुअलिटीज़ बहुत हुई, इजराइल के लोग बहुत मरे, जूस बहुत, IDF के बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे सिविलियंस मारे गए, ठीक है। तब इजराइल को ये समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया कि हर वक्त मिलिट्री से डोमिनेट नहीं किया जा सकता। इजराइल को ये रियलाइजेशन हो गया कि भाई हर वक्त हम नहीं जीत सकते, ठीक है, हर वक्त मिलिट्री के माध्यम से चीज़ें नहीं जीती जा सकती, डिप्लोमेटिक चैनल भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आ रहा है, डिप्लोमेटिक चैनल भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इतना क्लियर है। इसीलिए 1979 में सबसे पहले इजिप्ट ने इज़राइल के साथ शांति समझौता किया, इज़राइल को रिकग्निशन दिया। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अरब देश सबसे पहले इज़राइल को रिकग्निशन दिया, वो था इजिप्ट। बदले में 1982 में इज़राइल को मिल गया उसका सिनाई पेनिनसुला। समझ में आ रहा है? सो इजिप्ट बिकेम द फर्स्ट अरब नेशन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इज़राइल एज अ स्टेट, ठीक है। अब देखो, बेसिकली ये जो 1979 में इज़राइल और इजिप्ट के बीच में जो शांति समझौता हुआ, उसकी बातें, उसका जो एक्चुअली वो जो था वो कैंप डेविड एकॉर्ड का एक पार्ट था, कैंप डेविड एकॉर्ड। समझ में आ रहा है? कैंप डेविड एकॉर्ड। कैंप डेविड क्या है, इसमें कैंप डेविड क्या है? देखो, कैंप डेविड क्या है ना, कैंप डेविड बल्कि यूएसए में जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस होता है, वैसे यूएसए में कैंप डेविड जो है यूएस के प्रेसिडेंट का हाउस है, यूएस के प्रेसिडेंट का हाउस है। बेसिकली वहाँ पे प्रेसिडेंट बैठ करके कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, कोई सीक्रेट डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो कैंप डेविड में लेते हैं, ठीक है। तो कैंप डेविड में इजिप्ट और इजराइल को बुलाया और एक सीरीज़ ऑफ एग्रीमेंट्स कराए, काफ़ी सारी यहाँ पे बातें हुई इजिप्ट और इजराइल के बीच में इस कैंप डेविड एकॉर्ड में, और फाइनली इसको 1979 में इजिप्ट ने इम्प्लीमेंट किया, इजराइल इजिप्ट ने इम्प्लीमेंट किया, 1979 में दोनों ने शांति समझौता किया, ठीक है।
तो ये चीज़ तुमको याद रखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि कैंप डेविड एकॉर्ड, अब कैंप डेविड एकॉर्ड जो है 17 सितंबर 1978 में साइन किया गया था और इसको फैसिलिटेट किए थे उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। ठीक है, तो कैंप डेविड में हुआ था तो यूएस के प्रेसिडेंट तो होंगे ही, तो यूएस ही हमेशा हर जगह मध्यस्थता करवाता है। ठीक है, क्योंकि यूएस समझता है कि हम दादा हैं, हम मुखिया हैं, हम ही दोनों को, किसी भी लड़ते हुए देश को जो है हम संभालेंगे। ठीक है, और लड़वाता भी यही लोग हैं। समझ में आ रहा है? तो याद रखना कैंप डेविड एकॉर्ड 1978 में, ये डेट याद रख लो, डेट नहीं भी याद रखो तो बस ऐसे याद रखो कि 1978 में कैंप डेविड एकॉर्ड हुआ था, प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, और फिर 1979 में इजराइल इजिप्ट के बीच में शांति समझौता हुआ। समझ में आ रहा है? तो प्रेसिडेंट इजिप्ट की तरफ से कौन थे? अनवर सादत थे। नासिर का तो नासिर अब चल बसा है, तो प्रेसिडेंट नए प्रेसिडेंट अनवर सादत है। ठीक है, अनवर सादत है, पूछा जा सकता है नाम वाइज पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना अनवर सादत थे। और उधर जो है इजराइल की तरफ से उनके प्रेसिडेंट थे मेनाचेम बेगिन। ठीक है, मेनाचेम बेगिन, ये हो गया। समझ में आ रहा है? और इसीलिए चूँकि इन दोनों ने आपस में शांति समझौता किया, ठीक है, तो इन दोनों को शेयर्ड नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला 1978 में, तो इन दोनों को 1978 में पीस प्राइज़ भी मिला। ठीक है, बेसिकली कैंप डेविड एकॉर्ड का अल्टीमेट गोल क्या था? कैंप डेविड एकॉर्ड का अल्टीमेट गोल था कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जिसकी मदद से अरब नेशंस का, मिडिल ईस्ट में अरब नेशंस के और इजराइल के बीच में एक जो है फॉर्मल रिलेशंस बनाया जा सके। ठीक है, कैंप डेविड एकॉर्ड वाज नॉट मेयरली अबाउट इजिप्ट एंड इजराइल। ऐसा नहीं था कि कैंप डेविड एकॉर्ड में बस इजिप्ट और इजराइल की ही कहानी थी, नहीं। कैंप डेविड एकॉर्ड बेसिकली पूरे मिडिल ईस्ट को फोकस कर रहा था। इसमें एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा था, एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा था जिसके तहत अरब नेशंस और इजराइल के बीच में शांति समझौता हो जाए और जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी चीज़ें चल रही है, उन सभी चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। जैसे पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी का इशू था, लैंड डिस्प्यूट्स थे, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, वाटर डिस्प्यूट्स थे, काफ़ी सारी चीज़ों का डिस्प्यूट चल रहा था। तो इन सभी चीज़ों को जो है रिजॉल्व करने की कोशिश की गई कैंप डेविड एकॉर्ड में, लेकिन मसला बना नहीं। हाँ, इतना ज़रूर था कि इजिप्ट और इजराइल मान के इन दोनों ने शांति समझौता कर लिया। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब आते हैं हमास क्या है और फतह क्या है। हमास क्या है और फतह क्या है, समझो। ठीक है, पहले हम हमास को समझते हैं। हमास एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब मैंने तुमको बताया था कि जब फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुआ था तो लगभग 7 लाख वहीं से पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी क्राइसिस शुरू हुआ। ठीक है, वहीं से पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी, देखो रिफ्यूजी क्या होता है, मान लो कल दिन अगर पाकिस्तान हमला कर देता है तो यहाँ से हिंदू भागेंगे, हिंदू थोड़ी ना रहेंगे पाकिस्तान रूल के भीतर, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान रूल के भीतर उनका सस्टेनेंस नहीं है, उनको मारा जाएगा। तो हिंदू भागना चालू करेंगे। तो हिंदू भागना चालू करेगा तो कहाँ भागेंगे? आस पड़ोस के देश में भागेंगे। क्या आस पड़ोस के देश में भागेंगे तो वहाँ की सरकार उसको लीगली एक्सेप्ट करेगी? नहीं। तो एक रिफ्यूजी के तौर पर, एक शरणार्थी के तौर पर उनको रहना पड़ेगा, है ना। उसी तरीके से जब इजराइल और फ़लस्तीन में युद्ध हो गया, फर्स्ट अरब इजरायली हुआ, तो फ़लस्तीनियन भागना चालू किए। तो एक रिफ्यूजी के तौर पे, एक शरणार्थी के तौर पे आस पड़ोस के देश में रहने लगे। खास करके वेस्ट बैंक में कॉन्सेंट्रेट हो गए, कुछ गाजा स्ट्रिप में कॉन्सेंट्रेट हो गए। ठीक है, तो अब समझो, तो इसी रिफ्यूजी से मैंने तुमको बताया था कि एक टेरर आउटफिट या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मिला। मिलिटेंट का मतलब क्या होता है? मिलिटेंट का मतलब होता है कि जो लोग बंदूक के माध्यम से, वायलेंस के माध्यम से कुछ अचीव करना चाहते हो, लैंड अचीव करना चाहते हो या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को परस्यू कर रहे हो, उसको मिलिटेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो 1964 में तो PLO बना, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2 पार्ट हो गया। उसी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2 पार्ट हो गया। बोलोगे 2 पार्ट क्यों हो गया? एक पार्ट था जो इजराइल के साथ शांति समझौता करने के लिए चालू था, अग्री कर गया, लेकिन उसी के कुछ लोग थे जो इजराइल के साथ शांति समझौता नहीं करना चाहते थे। कारण था कि लोग कभी कभी युद्ध को चलता रहना देने चाहते हैं, क्योंकि उनमें उनका अपना पर्सनल बेनिफिट होता है। ठीक है, तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका गठन 1964 में हुआ था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन मान जाती है कि हमें इजराइल के साथ जो है शांति समझौता करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग इस बात को नहीं मानते और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन टूट जाता है, और जो ग्रुप नहीं मानता है उस ग्रुप को फतह कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमास भी जो है एक सेपरेट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक सेपरेट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो ये चाहता है कि हम फ़लस्तीन को जो है इजरायली से छुटकारा दिलवाए, फ़लस्तीन को आज़ाद करवाए। ठीक है, तो एक तरीके से फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए फतह और हमास जो है ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे। समझ में आ रहा है? हमास कब बना? 1987 में।
ठीक है। अब हमास को कौन सपोर्ट कर रहा है? हमास को ईरान और सीरिया का पूरा समर्थन है। अब भाई कोई भी देश किसी पावरफुल देश के अगेंस्ट लड़ रहा है तो अकेले तो नहीं लड़ रहा होगा, पीछे जरूर किसी का ना किसी का सपोर्ट होगा। तो सीरिया का सपोर्ट है क्योंकि सीरिया का गोलन हाइट अभी तक सीरिया को मिला नहीं है, और ईरान का भी सपोर्ट है क्योंकि ईरान भी एक अरब नेशन है, ईरान का भी सपोर्ट है। अब ईरान और इजराइल का एंगल समझेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल इतना समझो कि ये जो हमास है इनको ये दो लोग सपोर्ट करते हैं बढ़ चढ़ के, मतलब सामने आकर के सामने से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और वहीं पे तुम्हारा पीएलओ का और एक फैक्शन है फतह, जो कि यासर अराफत के नेतृत्व में बना था। इतना डीप पूछेगा नहीं लेकिन बस समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सो हमास क्या है, फतह क्या? अच्छा, हमास अभी कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है? हमास जो है अभी गाजा स्ट्रिप में है। गाजा स्ट्रिप से वो रॉकेट फेंकता है। गाजा स्ट्रिप मैंने तुमको बताया था, देखो ये सिनाई पेनिनसुला है, यहाँ से ये तुम्हारा है कि ये वाला तुम्हारा इजराइल है, यहाँ पे देखो ये वाला जो छोटा सा पार्ट था ना, एक स्ट्रिप था, मतलब छोटा सा एक पार्ट है, उसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं। वहीं पे हमास अभी के टाइम में लोकेटेड है, वहीं से अपने ऑपरेशंस को अंजाम देता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चलो बहुत सही, बहुत सही। अब बात करते हैं इंतिफादा। इंतिफादा क्या है? इंतिफादा का मतलब है आंदोलन। इंतिफादा का मतलब है आंदोलन। तो अब इजराइल ऑक्यूपेंसी के अगेंस्ट इंतिफादा, तो देखो वॉर तो हो गए, वॉर लड़ लिया गया, समाधान निकला नहीं, तो अब फ़लस्तीन के लोगों ने इंतिफादा करना चालू किया। इंतिफादा का मतलब कि आंदोलन छेड़ना चालू किया, जैसे भारत में आंदोलन छेड़ी गई थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध, है ना। कुछ आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किए जा रहे थे, कुछ आंदोलन वायलेंस के तरीके से किए जा रहे थे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इंतिफादा किया गया, मतलब आंदोलन छेड़ा गया। यहाँ पे लोगों ने मास प्रोटेस्ट किया। किसने? पैलेस्टीनियंस ने मास प्रोटेस्ट करा, स्ट्राइक्स करे, बॉयकॉट्स करे, पत्थर फेंके, सिविल डिसोबीडियंस निकाला। इस तरीके की यहाँ पे मूवमेंट चलाई गई, ठीक है, चलाई गई। क्यों? ताकि इजराइल को यहाँ से खदेड़ा जाए, इजरायली सरकार जो है गिव अप करे, इजरायली गवर्नमेंट जो है गिव अप करे। कारण क्या था समझो? कारण ये था कि अब जो है जो वेस्ट बैंक वाला पार्ट था ना, वेस्ट बैंक वाला पार्ट हमें पता है कि 6 डे वॉर में वेस्ट बैंक वाले को भी एक्वायर कर लिया था। तो कहीं ना कहीं इजराइल ने उन टेरिटरी को भी एक्वायर कर लिया था जहाँ पे पैलेस्टीनियन की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है। पूरे इजराइल से हट के तो वो लोग वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में ही रह गए, ठीक है। और गाजा स्ट्रिप में भी इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया और वेस्ट बैंक में भी इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो ऐसे इलाकों को भी ऑक्यूपाई कर लिया जहाँ पे पैलेस्टीनियन की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है। तो बेसिकली वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आज़ाद करवाने के लिए इन लोगों ने इंतिफादा लॉन्च किया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो एक तरीके से ये पहली डिसेंट्रलाइज्ड थी। देखो जब भी आंदोलन होता है ना वो डिसेंट्रलाइज होता है। अटैक कोई एक करेगा, अटैक कौन करेगा? वॉर आर्मी करेगी, लेकिन आंदोलन पूरे देश में छिड़ जाता है, ठीक है। तो ये पहली आंदोलन थी पैलेस्टीनियन के अगेंस्ट। इजरायली ने भी इसको रिस्पॉन्ड किया, इजरायली ने भी मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया इसको जो है सप्रेस करने के लिए। समझ में आ रहा है? और इसमें भी कई कैजुअलिटीज़ हुई, दोनों साइड के कई लोग मरे, कई सिविलियंस मरे, कई इनोसेंट मरे, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए दो चीज़ें आती है। एक होती है मैड्रिड कॉन्फ्रेंस हुई 1991 में। अब देखो ये जो इंतिफादा था ये कब से कब तक चला? ये 1987 से जिस साल हमास का गठन हुआ 1987 से लेकर के 1993 तक, 1987 से लेकर के 1993 तक। समस्या क्या था? समस्या ये था कि 1973 में योम के फिर वॉर हो गया, ठीक है। 1979 में इजिप्ट तो भाई इसराइल के साथ हो गया। अब इजिप्ट इसराइल के साथ हो गया तो अरब नेशन का एक पार्टनर तो इसराइल के साथ चला गया, ठीक है, इसराइल के साथ चला गया, ठीक है। और तो अब जो है 1987 में जो है इस तरीके की आंदोलन छिड़ी गई, ठीक है। और इसको रिजॉल्व करने के लिए एक हुआ मैड्रिड कॉन्फ्रेंस, और एक हुआ ओस्लो एकॉर्ड 1993, ठीक है। तो मैड्रिड कॉन्फ्रेंस क्या था? मैड्रिड कॉन्फ्रेंस ये था कि भाई इसराइल और पैलेस्टीनियन के बीच में जो है किसी तरीके से शांति समझौता किया जाए, ठीक है, इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। यही था मैड्रिड कॉन्फ्रेंस 1991। और इसमें मैड्रिड कॉन्फ्रेंस अगर तुम ना भी पढ़ो तो ओस्लो एकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्लो एकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ओस्लो एकॉर्ड 1993 को यूएस और रशिया ने मेडिएट किया था, मतलब मध्यस्थता करवाया था 1993 में। ओस्लो एकॉर्ड, ओस्लो क्या है? ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, याद रखना। ओस्लो याद रखना, कॉपी में लिख लो। ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। तो ओस्लो एकॉर्ड 1993 में जो है करवाया गया, ठीक है। इस ओस्लो एकॉर्ड का पर्पज़ क्या था? इस ओस्लो एकॉर्ड का पर्पज़ था टू स्टेट सॉल्यूशन। समझ रहे हो? टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है कि भाई
एक जगह पे एक कुछ इलाके जो है जो मतलब जो 1947 में जो यूएन ने जो प्लान प्रपोज किया था, मैंने तुमको बताया था, वही था कि भाई पैलेस्टीनियन भी रहेंगे, इजरायलीज़ भी रहेंगे, जूस भी रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे है, अब इसी ओस्लो एकॉर्ड के तहत, ध्यान से समझना, इसी ओस्लो एकॉर्ड में जो पीएलओ था जो कि 1964 में बना था, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया। तो ये इजराइल की दूसरी बड़ी जीत है। पहले में इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था 1979 में। अब 1993 में पीएलओ ने भी जो है ओस्लो एकॉर्ड के तहत जो है पीएलओ ने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया, ठीक है, इजराइल को रिकॉग्नाइज़ कर दिया, ठीक है। इजराइल ने भी वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जो 6 डे वॉर में छीना था, उससे अपने फोर्सेस को विड्रॉ करने के लिए अग्री हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इशू तो सॉल्व हो गया? नहीं, इशू अभी पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, और पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, और इसकी वजह है यूएस और रशिया। क्योंकि अगर सारा इशू सॉल्व कर दे तो लड़ाई कैसे होगा? लड़ाई नहीं होगा तो इन दोनों देशों के आर्म्स एम्यूनिशंस कैसे बिकेंगे? वो तो फैक्ट्री में रखा रखा जंग लग जाएगा। तो सारा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, 2 इशू बचा रह गया, 2 बहुत बड़ा इशू छोड़ दिया, ठीक है। एक तो ये है कि पीएलओ ने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया। अब इससे समस्या ही हुआ कि पीएलओ भी 2 भाग में टूट गया है ना, एक बन गया फतह, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। और तुम्हारे जा कर के 2 बड़े इशू को सॉल्व नहीं किया गया ओस्लो एकॉर्ड में। वो 2 बड़े इशू कौन से थे? एक तो था कि भाई जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ है उनका क्या किया जाए, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ जो है उनका क्या किया जाए, और वेस्ट बैंक में मौजूद जो जेरूसलम है, जिसको इजराइल आज भी अपनी राजधानी बताता है, जेरूसलम को क्या किया जाए। क्योंकि जेरूसलम में क्रिश्चियन का भी इंटरेस्ट है, मुसलमान का भी इंटरेस्ट है, और यहूदियों का भी इंटरेस्ट है। तो जेरूसलम किसके पास जाएगा, ठीक है, इसका क्या किया जाए। तो ये जेरूसलम वाला जो इशू है, ये जेरूसलम वाला जो इशू है और पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी क्राइसिस, ये दोनों सॉल्व नहीं हुआ, ये दोनों सॉल्व नहीं हुआ। तो हमने ओस्लो एकॉर्ड पढ़ा, उसके पहले जितनी भी ओस्लो एकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। क्या सॉल्व हो गया, क्या काम हो गया? तो पीएलओ ने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया, लेकिन बाकी 2 चीज़ें सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। अब हम आते हैं कैंप डेविड समिट 2000। एक हमने पढ़ा था 1978 का कैंप डेविड, 17 सितंबर 1978 कैंप डेविड हुआ था, ठीक है, जिसके तहत 1979 में इजिप्ट और इसराइल ने शांति समझौता किया था, और 1982 में इसराइल ने इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला लौटा दिया था, ठीक है। अब आता है कैंप डेविड 2000, ठीक है। इसका क्या पर्पज़ था? इसका पर्पज़ था कि जो इश्यूज सॉल्व नहीं हुए थे पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी और जेरूसलम वाली चीज़ों को, ठीक है, उनको डिसॉल्व किया जाए। लेकिन कैंप डेविड समिट कारगर साबित नहीं हुआ, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। और जब कैंप डेविड समिट फेल हो गया तो दूसरी इंतिफादा मतलब दूसरा आंदोलन चालू हो गया। अब ये दूसरा आंदोलन 2000 से लेकर के 2005 तक चला, समझ में आ रहा है। पहला आंदोलन कब से कब तक चला था इन लोगों का? पहला इंतिफादा मैंने तुमको क्या बताया, पहला इंतिफादा जो है 1987 से जब हमास का जो है फॉर्मेशन हुआ, गठन हुआ, 1987 से 1993 तक चला, है ना। और 1993 में ओस्लो एकॉर्ड है, हमने पढ़ा है। दूसरी इंतिफादा कैंप डेविड के फेल होने की वजह से 2000 से लेकर के 2005 तक चला, दूसरी जो अपराइजिंग थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है बहुत जो है वायलेंस तरीके से आंदोलन करना जो है इसमें चालू किया, ठीक है। बहुत सारे सिविलियंस की जानी गई, और इसराइल ने इस चीज़ को रोकने के लिए, चूँकि इसराइल तो ऑलरेडी वेस्ट बैंक से अपने फोर्सेस को हटा रखा था, ठीक है, फिर भी ये लोग वेस्ट बैंक से जो है मार कर रहे थे, वेस्ट बैंक से जो है मार कर रहे थे। यहाँ पे देखो, थोड़ा मैप में चलता हूँ, देखो थोड़ा मैप में चलता हूँ, देखो यहीं पे देखो, ये वेस्ट बैंक है। तो वेस्ट बैंक से ये लोग मार कर रहे थे, वेस्ट बैंक से ये लोग मार कर रहे थे। तो इसराइल ने क्या किया, वेस्ट बैंक में एक वॉल बनाना चालू किया, एक वॉल कंस्ट्रक्ट करना चालू किया। वेस्ट बैंक के साथ इनका जो बॉर्डर है उसने वॉल बनाना, एक वॉल का कंस्ट्रक्शन करना चालू किया। और तुमको ये पता होना चाहिए कि भारत इसके अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन में वोट किया था। मतलब भारत ने ये कहा कि इसराइल जो वॉल बना रहा है वेस्ट बैंक के बॉर्डर के अलॉन्ग वो गलत है, ठीक है। तो याद रखो कि इंडिया की जो पॉलिसी थी, पहले की जो पॉलिसी थी, लगभग तुम्हारा जा कर के मोदी के आने तक की जो पॉलिसीज़ थी, हम कह सकते हैं वो प्रो पैलेस्टीनियन था। मतलब कि वो पैलेस्टीन के साथ भारत खड़ा दिख रहा था। अब ऐसा क्यों था, कैसे था, वो सब बाद में समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन अभी समझो कि सेकंड इंतिफादा की वजह से इसराइल अब बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक आदमी हो चुका था, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक चैनल से खुद को एंगेज कर रहा था, सीधा वॉर में नहीं उलझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जाने दोनों तरफ से जा रही थी, नुकसान तो अल्टीमेटली दोनों का हो रहा था,
ठीक है। तो दूसरी इंतिफादा के लिए ये इजराइल ने जो है वेस्ट बैंक बैरियर बनाना चालू किया, एक दीवार बनाना चालू किया जिसके अगेंस्ट भारत था। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, ताकि पैलेस्टीनियन सेटलमेंट को अलग किया जा सके। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ होगी। उसके बाद गाजा डिसएंगेजमेंट प्लान, ठीक है, गाजा डिसएंगेजमेंट प्लान ये 2005 की बात है, ठीक है। 2005 में इजराइल ने अपनी मर्ज़ी से बिना किसी से पूछे बात किए एक यूनिलैटरल डिसीजन लिया। यूनिलैटरल का मतलब है कि खुद से ही खुद डिसीजन लिया, ठीक है। वो डिसीजन ये था कि इजराइल फर्दर शांति को बनाए कायम रखने के लिए जो है उसने वेस्ट बैंक से अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया। गाजा स्ट्रिप से। गाजा स्ट्रिप कहाँ पे है? देखो मैप में, देखो फिर से मैप में तुमको दिखाता हूँ। देखो ये वाला गाजा स्ट्रिप है, ये जो छोटा सा दिख रहा है ये गाजा स्ट्रिप है। तो गाजा स्ट्रिप से 2005 में इजराइल ने कहा कि हम अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, विड्रॉ कर लेंगे। वो करना चालू किया, ठीक है, समझ में आ रहा है? गाजा स्ट्रिप से हम अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लेंगे। तो गाजा स्ट्रिप से उसने अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्योंकि फ़लस्तीनियन की वहाँ जनसंख्या ज़्यादा थी गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में, मैंने तुमको बताया। तो वहाँ से अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? और जब उसने अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया तो अब सवाल उठता है कि अब गाजा को पे कौन शासन करे, गाजा पे अब कौन शासन करे। तो गाजा पे जो थी तुम्हारे जा कर के गाजा पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो है ये हो गया, कंट्रोल हो गया। लेकिन 2007 में हमास, याद रखना, हमास जो कि 1987 में बना था, हमास ने उसको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से छीन करके अपने पास रख लिया। तो हमास ने उसको सीज कर लिया और आज जो है गाजा स्ट्रिप में हमास का एक तरीके से कंट्रोल है। तो समझ रहे हो? तो पहले जो इजराइल बनाम फ़लस्तीन हुआ करता था, मतलब इजराइल वर्सेस फ़लस्तीन हुआ करता था, अब वो फ़लस्तीन वर्सेस फ़लस्तीन हो गया। मतलब एक तरीके से अब गाजा स्ट्रिप में जो है जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से छीन करके हमास ने खुद पे एक्वायर कर लिया। मतलब जैसे गाजा स्ट्रिप से इजरायली फोर्सेस विड्रॉ किया, हमा और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का उसमें मार चालू हो गया और फाइनली 2007 में हमास ने उसका कंट्रोल एक्वायर कर लिया और आज भी हमास वहाँ पे है। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन इजराइल ने यहाँ पे एक काम किया। इजराइल ने क्या किया कि भाई गाजा स्ट्रिप के अलॉन्ग बॉर्डर में जो है काफ़ी सख्ती से जो है लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया। मतलब गाजा स्ट्रिप से कौन आ सकता है, गाजा स्ट्रिप से कौन जा सकता है, तो जो लोगों का इन एंड आउट मूवमेंट था उसमें बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब इन एंड आउट मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन अगर तुम किसी का लगा दोगे तो भाई वो लोग अपने गुड्स को कैसे, मतलब वो ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। आपने किसी को घर तो दे दिया कि घर में आप रह लो, लेकिन घर से निकलने बाहर में बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाया तो बड़ा समस्या है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि हमास का एक जो है कंप्लेन है कि भाई इजराइल जो है बहुत स्ट्रिक्ट मूवमेंट का रेगुलेशन करता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ हो गई, यहाँ तक पढ़ो। नेक्स्ट में जो है हम पढ़ेंगे ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज। देख लो क्या क्या पढ़ना है। ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज पढ़ेंगे, ठीक है, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज पढ़ेंगे। उसके बाद यूएस का इसमें क्या रोल था ये हम लोग स्किप करना चाहेंगे, ये एनालिटिकल पार्ट है तो ये नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। यूएस का क्या रोल था ये हम लोग स्किप करेंगे। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं ये भी हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है, ये भी हम लोग स्किप करेंगे। हाँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे कि भारत का इंडियन पैलेस्टीन इशू में क्या स्टांस है, ठीक है, क्या रवैया है, उस चीज़ को पढ़ेंगे हल्का फुल्का, ठीक है। और भारत और इजराइल के रिलेशन से संबंधित कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो उसी में आ गया, ठीक है। बस इतना ही हमें पढ़ना है और फिर हमारा ये चैप्टर एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट हो जाएगा।